अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग युकावा हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं उनको उनके बारे में जब इनिशियली हमने ये कहा कि दो पार्टिकल हैं और ये आपस में कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस कैसे हो रहा है, तो हमने जो है वो फिर फील्ड्स जो हैं उनको वो लाइक बनाई हमने, वो प्रिडिक्ट की। हमने कहा कि इनके ये जो है वो एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल इस पार्टिकल की मौजूदगी को फील करेगा और वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है बेस्ड ऑन दैट चार्जेस। तो फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई थ्योरी में, तो हमने कहा कि ये फील्ड जो हैं दिस फील्ड इज़ क्वांटाइज एंड इनके एक मीडिएटर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल को हमने फोटॉन्स का नाम दिया। और विजुअल तो अब यानी दो पार्टिकल जो हैं अब अगर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये आपस में एक वर्चुअल फोटोन को एक्सचेंज करते हैं और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर ये पार्टिकल पड़ा हुआ है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही युकावा ने एक थ्योरी पेश की जिसमें कि ये बताया गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनके बीच में भी इसी तरह का एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है जिसका नाम मीज़ॉन है। और मीज़ॉन एक पूरी फैमिली ऑफ पार्टिकल है, उनमें भी जो पार्टिकल एग्जैक्टली एक्सचेंज होता है वो पाइऑन है। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमने ये थ्योरी पेश की, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि सो हुआ कुछ यूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनकी स्कैटरिंग को स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। और यानी इनकी स्कैटरिंग को स्टडी हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि वी वांटेड टू फाइंड द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए कि उसके अंदर ये पार्टिकल जो है वो किस तरह हैं। तो उसके लिए हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को स्कैटर करके, इसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग, यही टॉपिक हमने नहीं पढ़े, स्किप किए हैं। लेकिन ये कि मतलब न्यूक्लियस की स्टडी में दीज आर द मेन टॉपिक्स, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में हुआ ऐसा कि आपके पास इन पार्टिकल्स की जो भी पर्टिकुलर एनर्जी थी उस पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये पार्टिकल्स लाइक एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, इसी तरह ये न्यूट्रॉन जो है एक स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल। बट हुआ ये कि ये पार्टिकल इतने स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, बल्कि ऐसा लगा कि ये पार्टिकल बहुत लार्जर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी हुआ ये कि जो प्रोटॉन है ये डिफ्लेक्ट होकर इस तरह हुआ और ये न्यूट्रॉन यानी एक बहुत बड़े एंगल के ऊपर मोर देन 90 के एंगल के साथ, तो ये प्रोटॉन इस तरफ से आ रहा था और ये इतने बड़े एंगल के साथ जो है वो स्कैटर हुआ। सो यानी ऑलमोस्ट 180 के एंगल के साथ स्कैटर हो जाता है। इस तरह प्रोटॉन भी ऑलमोस्ट 180 के एंगल के साथ स्कैटर हो जाता है। तो ये चीज़ एक हैरान कुन थी और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम कि विद दीज एनर्जीज आई थिंक द एनर्जीज वर वेरी हाई, सो विद दोज हाई एनर्जीज द पार्टिकल शुड नॉट they should like scatter with a very small angle। तो अब जब ये हुआ तो फिर जब थ्योरी आई तो इस थ्योरी ने ये कहा कि चूँकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा विद द एक्सचेंज ऑफ दिस पार्टिकल पाई मीज़ॉन। तो इस तरह ये पॉसिबल था कि ये वाला न्यूट्रॉन जो है ये लाइक प्रोटॉन बन जाए, तो या ये वाला प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन बन जाए और ये पार्टिकल एक्चुअली स्मॉलर एंगल पे ही डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, यानी ये जो न्यूट्रॉन है इट बिकेम प्रोटॉन और ये इस तरफ चला गया, और इसी तरह ये प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन बन गया और ये इस तरफ चला गया। तो यानी वो स्मॉलर एंगल पे ही डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन चूँकि उनकी नेचर चेंज हो गई थी तो ऐसा लगा जैसे न्यूट्रॉन एक बहुत ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो है वो इसका हमारे पास यानी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी थ्योरी जो है वो बनाई गई। और अब इस थ्योरी को देखते हैं। सो दिस फिजिसिस्ट 1935 में युकावा प्रपोज द मैथमेटिकल पोटेंशियल जो रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। ये मैथमेटिकल पोटेंशियल जो है ये उसी तरह का पोटेंशियल है जैसे कि V ऑफ R है K Q ओवर R और R का
सॉरी ये नहीं आएगा। सो बहरहाल वी ऑफ आर जैसे हमारा पोटेंशियल है चार्जेस का, उसी तरह इसने एक पोटेंशियल प्रपोज किया जो कि न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन के लिए था। ठीक है जी। युकावा at attempted to find the potential that would describe the exchange of particles giving rise to nuclear force in much the same way that the electromagnetic potential and field describe the exchange of photons that give rise to the electromagnetic force. ठीक है। So one major difference between the electromagnetic interaction and strong interaction is the infinite range of the electromagnetic interaction. ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन जो है वो इनफाइनाइट रेंज का है, और उनके जबकि जो हमारा न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो 1 फेम्टोमीटर की रेंज है उसकी। लाइक 1 के बाद ये जो फोर्स है ये डिक्रीज़ होना शुरू रहती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है। इफ़ m रिप्रेजेंट्स द रेस्ट मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल देन वर्चुअल पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड। एंड अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पे हमें बतानी है, और हमें वो फिर उसे हम प्रूफ भी करेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये इट हैज़ अ मास। why it has a mass? Since this force is a very has a very small distance, it has a very small range, it's a very strong force and has a very small range, 1 femtometer, therefore the particle should be a massive particle। जबकि जो चार्जेस हैं हमारे, अगर वो इन्फिनिट डिस्टेंस, आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इन्फिनिट डिस्टेंस की फोर्स है ना, तो अगर वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक भी पड़े हुए हैं तो देयर इज़ अ फोर्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल। इन्फिनिट डिस्टेंस पे यानी वो फोर्स ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कि एक लाइक विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो कि इतना छोटा, हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके मुकाबले में ये एक इन्फिनिट डिस्टेंस है कि अगर दो पार्टिकल्स एक पड़े हुए हैं जो कि चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत दूर से भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। सो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका चूँकि रेंज बहुत ज़्यादा है, तो इस दूरी तक जो पार्टिकल है वो एक मैसिव पार्टिकल इनके दरमियान एक्सचेंज नहीं हो सकता। सो फोटोन इज़ एसेंशियली अ massless पार्टिकल। सिमिलरली इफ़ द रेंज इज़ वेरी शॉर्ट, तो हम तो जो हमारा पार्टिकल होगा वो एक मैसिव पार्टिकल होगा। और कितना मैसिव, उसका मैस निकालने के लिए हम जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसी को यूज़ करेंगे और उससे हम उसका मैस निकाल सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्यों यूज़ करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोटोन के लिए यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि अगर दो पार्टिकल हैं तो इनके बीच में जो फोटोन है ये ओरिजिनल फोटोन नहीं है, ये एक वर्चुअल फोटोन है जो कि इनके बीच में एक्सचेंज होता है। सो ये जो वर्चुअल फोटोन है इसको ये कुछ एनर्जी लेके एक्सचेंज होता है ना। सो वो एनर्जी कितने टाइम के लिए अलाउ हो सकती है, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी आती है ना यहाँ पर। तो उसी तरह की एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी आती है फॉर दिस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के लिए भी। ठीक है। सो इफ़ m represents the rest mass of the exchange particle, then virtual particle can be created and exist for a time t without violating conservation of energy। ठीक है। सो यानी इतने स्मॉल टाइम के लिए कंजर्वेशन एनर्जी को वायलेट करना जो है वो एक काबिल कबूल बात है। as long as t is no greater than what is permitted by the uncertainty relationship। ठीक है। t जो है हमारा यानी एक वो टाइम है जिसके दौरान हम इतनी एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। कितनी एनर्जी? mc² एनर्जी। सो E टाइम्स डेल्टा टी दिस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बार। सो ये हमारा अनसर्टेनिटी रिलेशन है, इससे हमारे पास ये आता है कि t इज़ h बार ओवर mc²। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, अच्छा इसको हम आपकी दूसरी बुक से भी देख लेते हैं। तो ये डेल्टा टी और डेल्टा ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बार। अब यहाँ से ये जो डेल्टा ई है इसको हमने यूँ लिख लिया, और फिर हमने h बार को भी थोड़ा चेंज किया तो ये आ गया हमारे पास। डेल्टा ई इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पाई मास। ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ पाई मास, यानी mc² करके ना जो भी उसका ई है वो mc² होगी, तो m से हम मास ऑफ पाइऑन निकाल सकेंगे। डेल्टा टी इज़ द टाइम बिटवीन द इजेक्शन ऑफ पाइऑन फ्रॉम वन न्यूक्लियन एंड कैप्चर बाय अनदर न्यूक्लियन। रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स इज़ 1 फेम्टोमीटर, तो हम उसको थोड़ा बढ़ा के 1.5 फेम्टोमीटर ले रहे हैं। इफ़ पाइऑन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो फिर हम डेल्टा टी आपके पास आता है दिस सेकेंड। ठीक है। सो
सो डेल्टा टी इज़ एच की वैल्यू, ये आपने क्या किया है कि आपने जो है वो ये डिस्टेंस रखा है जो उसने कवर किया, और ये आपके पास स्पीड है, हमने स्पीड ऑफ लाइट ले ली. सो दिस इज़ द डेल्टा टी, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट फॉर विच इट इज़ अलाउड टू हैव दिस मच ऑफ एनर्जी क्रिएटेड और अब्जॉर्ब्ड. तो अब दोबारा इस वाले पे आ जाएं तो h ओवर 2πt में डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें, h ओवर 2π की वैल्यू पुट कर दें ये सारी, और डेल्टा ई आपके पास आ रहा है 132 MeV. इफ़ यू कन्वर्ट दिस इनटू दी, अब ये सारा आप कर लीजिएगा, वहाँ से दूसरी बुक से जो मैथ्स है वो भी कर लीजिएगा. तो कहते हैं कि तो अब अगर आप सो x इज़ इक्वल टू सी टी, और ये जो हमने t निकाला था इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, एम सी स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं. सो ये एच सी ओवर एक्स आ जाएगा. अब कहते हैं फॉर रेंज ऑफ 1 फेमटोमीटर, जहाँ पे हमारी फोर्स मैक्सिमम होती है, उस वाली बुक में आपने 1.5 लिया है, सो हम 1 ले लेते हैं. सो 1 फेमटोमीटर की रेंज के लिए अगर हम देखें तो एम सी स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं, एक्स को उठा के इधर 1 फेमटोमीटर लिख दें. तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास यानी इन अदर वर्ड्स उसने ये किया है कि एक्स को 1 रख के, तो जो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है फॉर एक्स टू स्टे 1, यहाँ पे मैथ 200 होना चाहिए. सो यानी, और अगर आप दूसरी तरफ भी निकाल लें तो m जो है वो मैथ एम सी स्क्वायर बेसिकली आता है 200 MeV पर सी स्क्वायर. ठीक है, एम सी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी मैथ जो है आपके पास 200 MeV पर सी स्क्वायर आ रहा है. सो यानी 200 MeV उस पार्टिकल का मैथ आ रहा है जो कि एक्सचेंज होगा between proton and neutron. Photons on the other hand have zero rest mass and infinite range. ठीक है जी. सो फोटॉन्स जीरो मास के साथ इन्फिनिट रेंज है, लेकिन अगर आपके पास फाइनाइट रेंज का कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, देयर मस्ट बी इट्स मास, एंड एज वी सी दैट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मास 200 MeV. The basic question for the electromagnetic fields are Maxwell equations. So electromagnetic field के लिए basic equations Maxwell's हैं. Maxwell को हम modify करके फिर वहाँ से उनको operator form में लिखते हैं, which yields wave equation that can be solved for fields that govern the propagation of real as well as the virtual photons. For the nuclear fields, the electromagnetic field equation will clearly not work, for they describe massless field particles. ठीक है, सो अब हमारे पास massless field particles नहीं है. now we have particle that has some mass. तो फर्दर हम ये देखेंगे कि पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करता है, सो इट हैज़ ऑल्सो दिस relativistic effects also. nor is the Schrödinger equation appropriate, for it is non-relativistic. so ना तो जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस काम कर सकती हैं और ना ही श्रोडिंजर, कि एक जो है वो massless पार्टिकल के लिए और दूसरी जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के लिए है. So what we do instead, we need a new equation consistent with the basic relativistic expressions relating total energy and the rest mass. so ये हमारे पास expression है from energy, the total energy of a particle having the rest mass energy and mass and the energy due to its movement. तो ये हमारे पास एक energy relation है, we already know this. In quantum theory, the energy is associated with the operator. so energy का operator ये है, and we know that space जो है वो इस operator से represent होती है, momentum sorry. and making this substitution gives a relativistic wave-like differential equation called the Klein-Gordon equation. I hope ये equation आपने पार्टिकल फिजिक्स में ये कहीं पर पड़ी हुई है. सो Klein-Gordon इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ दी मोमेंटम पार्ट, और ये वाला जो है वो आपका रेस्ट मास एनर्जी आ गई, और ये जो है वो टाइम वाला पार्ट आ गया. तो ये और फाई जो है वो वेव फंक्शन होगा, वेयर फाई रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड. इन द लिमिट m इज इक्वल टू 0 दिस रिड्यूसेस टू फेमिलियर वेव इक्वेशन. सो ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा देन, और हमारे पास वही सिंपल वेव इक्वेशन रह जाएगी. वी बिगिन बाय लुकिंग फॉर द स्टैटिक पोटेंशियल फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. सो यहाँ से हमने कुछ ये इस चीज़ को उठा के उधर ले गए, के बना दिया वेव वेक्टर, और हम इसका जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल रहे हैं. सो डेल स्क्वायर फाई माइनस के स्क्वायर फाई, इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास आता है कुछ ये वाला. इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको. सो के को हमने ये लिखा, यानी के का जो रूट होगा वो यानी इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी ये सारे स्क्वायर्स जो थे इनको उठा के उधर लेके गए आप, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया जो भी हुआ. उसके बाद आप देख के जो भी चीज़ बच रही थी, यानी इस इक्वेशन के बाद जो भी चीज़ बच रही थी उसको आपने जो है वो के स्क्वायर बना दिया. सो इसका आपने सोल्यूशन जो है वो देख लेना है कि ये इसका सोल्यूशन हम
हमारे पास है दैट phi इज़ इक्वल टू GE⁻KR ओवर R। सो अब ये देखें कि जो हमारा नॉर्मल वो पोटेंशियल होता है वो आर के साथ डिक्रीज़ होता है ना, लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्स सा और भी मतलब ये आर के ऊपर कुछ दो फंक्शंस हैं इसमें आर पे डिपेंडेंट के, एक तो एक्सपोनेंशियल डिके है एज द आर इंक्रीजेज, और दूसरा जो है ये इस तरह का इनवर्स रिलेशन है विद जी इज़ अ कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ पाइऑन फील्ड। अब ये एनालगस टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, यानी जैसे हमारे पास पोटेंशियल में के क्यू ओवर आर आता है तो कब समटाइम हम क्यू को ई कह देते हैं, सो इस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जी यहाँ पर, यानी उस पायोन फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह जैसे जैसे जितना ज़्यादा चार्ज होता है ई उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी होती है, तो उसी तरह पायोन फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। इन दिस एनालॉजी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय this and the strength of interaction of another element will be represented by E square। तो अगर आपका एक पार्टिकल हो तो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट होगी, और अगर दो पार्टिकल हो तो Q1 Q2 तो E स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है उसमें भी अगर आपके पास दो पार्टिकल होंगे यानी न्यूक्लियॉन होंगे तो ये G स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे वो भी कुछ इसका बता रहा है। सो कि इनवर्स इसके बराबर है क्वेश्चन नंबर 17.2 ड्राइव फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप। अगेन जैसे हमने पहले आपको बताया कि अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप जो है वो अंदर एंटर होता है जैसे ही जब पार्टिकल को अलाउ करते हैं कि वो कुछ एनर्जी ले सकता है और क्रिएट हो सकता है। यूकावास प्रपोज पार्टिकल वर कॉल्ड मीजॉन, ओरिजिनली mesotrons, meso mean middle, because the postulated mass was midway between light known particles electrons at that time and the heavy known particles nucleons। ठीक है, तो चूँकि जो प्रपोज पार्टिकल था उसका मास MEV में या वैसे भी यानी KG में तो हम वैसे भी नहीं करते, हमें पता है 930 के MEV के अराउंड जो है न्यूक्लियॉन्स का मास होता है अराउंड, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन आई थिंक 0.511 MEV होता है उसका। इसी तरह ये जो था ये इन दोनों के बीच में था 200 MEV, तो इसको मिडल मास वाला पार्टिकल कहा गया, मीजोट्रॉन, मिडल मिडवे बिटवीन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूकावास प्रपोज एक्सेलरेटर वर नॉट येट पावरफुल इनफ टू लिबरेट मीजोन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट तो हो रहे थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग, बट ये कि इतना ज़्यादा पावरफुल एक्सेलरेटर नहीं थे कि इस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पार्टिकल हमें सेपरेटली नज़र आता। सो द अर्ली सर्चेज फॉर मीजॉन वर डन अमंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस बाय कॉस्मिक रेज। तो ये पार्टिकल कॉस्मिक रेज में पाया जाता है, तो वहाँ पर यानी अगर ये पार्टिकल प्रिडिक्ट हुआ है, ये हमेशा होता रहा है, यानी जब भी आप कोई पार्टिकल थ्योरी से प्रिडिक्ट करते हैं कि इस पार्टिकल को होना चाहिए, मतलब सच एंड सच पार्टिकल शुड एग्जिस्ट। ठीक है, सो इसको नेचर में मतलब अदर देन जो आपने जिस जगह पे इसको प्रिडिक्ट किया है अदर देन दैट इसको नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए विद द सेम प्रॉपर्टीज़ जो कि आपने प्रिडिक्ट की थी। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए फ़ोटोन को प्रिडिक्ट किया, तो फ़ोटोन वो वर्चुअल फ़ोटोन है, लेकिन ये कि रियल फ़ोटोन की सारी प्रॉपर्टीज़ वर्चुअल फ़ोटोन जैसी हैं। उसका वो मासलेस है, उसका स्पिन, उसका एंगुलर मोमेंटम, यानी जो भी चीज़ें हैं वो चार्जलेस है। सो एवरीथिंग दैट यू प्रिडिक्ट अबाउट द पार्टिकल इट शुड एग्जिस्ट। तो अगर आप उसको यानी ये कॉस्मिक रेज में भी उसको ढूंढ लेते तो ये प्रूफ हो जाता है कि येस दिस पार्टिकल सिंस इट एग्जिस्ट द थ्योरी इज़ राइट। यूजिंग फोटोग्राफिक एमल्जन कैरीड टू द हाई ऑल्टीट्यूड, तो उसको हमने सर्च किया। व्हेन कॉस्मिक रेज स्ट्राइक द एटमॉस्फेयर, तो वो ये पार्टिकल बनता है, तो हम फोटोग्राफ फिल्म को ऊपर भेजते थे एटमॉस्फेयर में, ताकि वो कोई भी अगर पार्टिकल उसके ऊपर लगता है तो ज़ाहिर हमें ये पता चलता है कि वहाँ निशान बन गया है। तो जो भी हम उससे स्टडी करते हैं अगर उससे हम पार्टिकल के मास वगैरह का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सो वो सारी चीज़ जो है वो चूँकि अभी एक्सेलरेटर इतने पावरफुल नहीं थे तो एटमॉस्फेरिक और कॉस्मिक रेज में उसको सर्च किया गया। In late 1930s and early 1940s, cosmic rays results show evidence for a particle with mass about 100 MeV. Close to the results showed evidence for Yukawa's estimate, but further work showed that these particles had too long a range in solid matter. Such a long range was inconsistent with the assumption of
पार्टिकल दैट इंटरेस्टेड। तो चूँकि इन पार्टिकल की रेंज तो कम थी एंड दस देयर वाज सम डाउट अबाउट दिस पार्टिकल वाज इन फैक्ट कि ये पार्टिकल युकावा का मीज़ोन है, इसके बारे में लेकिन कुछ डाउट था। 1947 में दिस साइंटिस्ट एंड हिज कोलैबोरेटर्स शोड एविडेंस फॉर टू डिस्टिंक्ट मीज़ोन्स फ्रॉम द इमल्शन ट्रैक्स। एक 150 MeV का था, दूसरा 100 MeV का था। इट इज़ हैवियर मीज़ोन दैट इज़ युकावास पार्टिकल 150 वाला, नाउ नोन एज पाई मीज़ोन। द लाइटर पार्टिकल इज़ अ म्यूऑन, another version of electron. Although it was originally called mu meson, it is in fact not a meson at all. It's not made of quarks, a fundamental particle, and it is a spin 1/2 but a true elementary particle of lepton family. तो ये lepton था जो कि इनिशियली जो है वो पता चला था, लेकिन ये कि 150 MeV वाला मीज़ोन भी उसके बारे में पता चल गया। अब बहरहाल इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा वहाँ से देख लेते हैं ताकि उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकें। ये मैंने आपको एंड वाला पैराग्राफ सिर्फ इसलिए पढ़ाया है कि आपके नॉलेज में इजाफा हो, इसको आपको याद करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस टॉपिक को हम यहाँ से भी देख लेते हैं। सो प्रोसेस ऑफ पाई मीज़ोन एक्सचेंज। सो अब पाई जो है वो उसके 3 वेरिएंट हैं, पाई प्लस है, पाई नेगेटिव है और पाई ज़ीरो। तो ये 3 तरह के मीज़ोन हैं जो कि इस एक्सचेंज के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। और इन तीनों का जो मास है वो द न्यूक्लियर फोर्स इज कॉज्ड बाय रैपिड एक्सचेंज ऑफ पाई प्लस माइनस एंड ज़ीरो among न्यूक्लियॉन्स, या among न्यूक्लियॉन्स होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। द रिजल्ट masses of charged pions are about 273 MeV mass of electron and that of neutral pion is about 264 times mass of electron। अब ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं कि पाइयोन का मास अबाउट दिस टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, प्रोसेस क्या है पाई मीज़ोन के एक्सचेंज का, तो आपने इसको भी अलग से हेडिंग दे के लिखना है, ठीक है। पाइयोन का मास का एस्टिमेट, पाइयोन का जो पोटेंशियल है वो कैसा है उसका एस्टिमेट, ठीक है। और हमने क्वेश्चन पढ़ी, तो ये सारे आपने हेडिंग बना के टॉपिक लिखने हैं। अच्छा जी, तो ये होता है कि फोटोन जो प्रोटॉन जो है ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है बाय लिबरेटिंग पाई प्लस, ठीक है। सो पाई प्लस, अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा होगी कि जब भी रिएक्शन होगा तो उसके अंदर हमें पता है कि एक कंजर्वेशन लॉ है जिसका नाम है चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन हमेशा रहेगी। सो प्रोटॉन अगेन एक सा पॉजिटिव चार्ज, सो ये जब कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो एक पॉजिटिव चार्ज को लिबरेट करेगा। सो पाई प्लस इज़ द particle exchange when a proton converts itself into a neutron. Similarly, when a neutron converts itself into a proton, a pi negative, this reaction is mediated by the particle pi negative। और ये भी हो सकता है कि एक प्रोटॉन ही रहे और वो मतलब अपने आप के साथ ही पार्टिकल एक्सचेंज करे, या यूँ कह ले कि प्रोटॉन जो है वो एक पार्टिकल को एमिट करे और ख़ुद ही अब्जॉर्ब कर ले। सो दैट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द चार्ज कंजर्वेशन मस्ट बी पाई ज़ीरो, ठीक है। तो प्रोटॉन ने पाई ज़ीरो लिबरेट किया और प्रोटॉन ही रहा, इस तरह न्यूट्रॉन ने पाई ज़ीरो किया और न्यूट्रॉन ही रहा, ठीक है। तो ये यानी ये काम न्यूक्लियस में होता रहता है कि एक प्रोटॉन है, उसने वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, उसने पाई प्लस को लिबरेट किया, तो ये पाई प्लस जो है दिस पाई प्लस विल बी अब्जॉर्ब बाय सम। सो यानी ये रिएक्शन भी हो सकता है कि ये न्यूट्रॉन जो है पाई प्लस को अब्जॉर्ब करे और दोबारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर ये कि ये जो दिस वन के प्रोटॉन अगेन कोई और प्रोटॉन इस पाई नेगेटिव को अब्जॉर्ब करके एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। सो यानी ये दो ये और दो इनके ऑपोजिट रिएक्शंस जो हैं, कुछ टोटल 6 रिएक्शंस आप लिखेंगे। सो दीज आर अबव द एक्सचेंज रिएक्शन शो पाई प्लस पाई नेगेटिव आर एक्सचेंज पार्टिकल्स फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेज, whereas pi zero is exchange particle for neutron and proton forces, ठीक है। सो प्रोटॉन स्कैटरिंग और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में पाई ज़ीरो एक्सचेंज हो रहा होगा, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेस के अंदर पाई प्लस और पाई नेगेटिव जो है वो एक्सचेंज होंगे। द emission of beta particle by nucleus and the consequent conversion of neutron into proton in the nucleus takes place when pi negative meson is ejected। पाई नेगेटिव मीज़ोन क्या करता है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है, साथ में आपके पास एक न्यूट्रिनो आता है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल के तौर पर न्यूक्लियस से निकलता है। तो हम बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव डिके पढ़ रहे थे, तो उसमें भी ये होता है कि हमने कहाँ पढ़ा था बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव डिके, जब हम एक स्टेबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे, जब हमने कहा कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्टेबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे। हम कह रहे थे कि अगर कर्व से अगर आप हटेंगे तो एक तरफ
क्वार्टने से बीटा प्लस डिके होता है, दूसरा क्वार्टने से बीटा नेगेटिव डिके होता है, क्योंकि वो जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं ना। सो वो बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव डिके भी ऐसी होता है कि ये जो पाई प्लस या पाई नेगेटिव हैं, these then convert themselves into beta particle either plus or minus। सही है। फर्दर इसने यहाँ पर वो थ्योरेटिकल एस्टिमेट ऑफ मास डिस्कस किया है, तो ये आपने कर लेना है। मीज़ोन फील्ड की है, ठीक है, और मीज़ोन पोटेंशियल किया है, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। Comparing the relation of Coulomb potential, we note that the nuclear potential decreases more rapidly with distance from the source than Coulomb potential, ठीक है। सो यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है वो एक यहाँ पे भी आर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे भी आर पे डिपेंड कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है वो सिर्फ इस आर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो दिस डिक्रीजेज मोर रैपिडली देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट सेपरेशन स्मॉल कंपेयर टू 1/u। अच्छा, अब ये 1/u क्या चीज़ है? ये देखो ई जो है कहाँ पे ज़ीरो होगा, ये बेसिकली यहाँ से ये आई थिंक यू जो है वो यहाँ पे के को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इसको के कहा था ना, यहाँ पे हमारे पास के था, तो वो के जो है वो यहाँ पे उसने इस बुक ने यू लिखा हुआ है। सो ये ई जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, -1, जब आपके पास आर और जब स्मॉल आर जो है वो 1/u के बराबर हो जाएगा ना, सही है। तो ये 1/u हमने देखना है। सो ये 1/u जो है वो हमारी रेंज होगी, क्योंकि ई जब -1 के बराबर होगा तो हमारा पोटेंशियल आई थिंक 137% रह चुका होगा। तो एट सेपरेशन स्मॉल कंपेयर टू 1/u दिस पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद आर जस्ट एज कूलम एनर्जी लॉसेस, कूलम एनर्जी लॉस। तो 1/r के साथ यानी स्मॉल डिस्टेंसेस के ऊपर ये 1/r ज़्यादा डोमिनेंट है पोटेंशियल हमारा, जबकि लार्जर डिस्टेंसेस पर युकावा नोटेड दैट दिस इंटरेक्शन एनर्जी में अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट रेंज एंड दैट द रेंज इज़ दिस। सो यानी स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आर के लिहाज से चेंज हो रहा है, और जबकि लार्जर डिस्टेंस के ऊपर ये इज़ रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ से हमने कहा कि म्यू जो है उसको 1/r करके या r = 1/μ करके हम रेंज निकाल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, कि आप 1/u की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, और फिर आप इसके अंदर पाई मीज़ान का मास रखेंगे 270 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो h की वैल्यू रखें, c सारा कुछ रखें, तो आपके पास आ रही है 1.4 फर्मी, ठीक है। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ विच मीन्स फेम्टोमीटर। सो 1.5 या 1.4 फेम्टोमीटर्स जो है ये रेंज है। 1.5 के बाद ये बिल्कुल जो है वो फोर्स ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। सो इसका पोटेंशियल जो है वो अगेन मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपको याद हो तो ये इस टाइप का इसका पोटेंशियल था, वेयर अराउंड दिस इज़ कुछ इस टाइप का था, ठीक है। सो ये बेसिकली उन्होंने ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लिखा और ये प्रोटॉन प्रोटॉन का लिखा है, तो अगर आप यानी ओवरऑल देखें तो ये कुछ इस टाइप का पोटेंशियल होता है, जो कि यहाँ पर 1 फेम्टोमीटर है रेंज उसकी, यहाँ पे करके कहीं 1.5 होती है। बाय द टाइम इट रीचेस हियर लाइक यू आर ग्रेटर देन 1, और आपकी जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो रही होती हैं। सो दिस इज़ दी चैप्टर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस वाले चैप्टर हमने कुछ ख़ास नहीं पढ़ा, हमने ना तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग पढ़ी, बस हमने इसमें न्यूक्लियर फोर्स की नेचर देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और हमने युकावा थ्योरी और पोटेंशियल का थोड़ा सा ग्राफ देखा कि वो किस टाइप का नज़र आएगा। हमने युकावा थ्योरी पढ़ी। these are the things that are included in our syllabus. So this is the last topic of this chapter. Further अच्छा लिमिटेशन जो है उनको देख लेते हैं एक दफ़ा युकावा थ्योरी की। इनफैक्ट आप इनको खुद भी देख सकते हैं। सो ये आपने लाइक कुछ इसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको देख लेना है, ठीक है, 2-4 कर लीजिएगा। सो दिस इज़ इट। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आपने जाहिर है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी द रेडियो एक्टिविटी नेक्स्ट।